हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानियों का सफ़र। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर देव सिरोयवाल ने भेजी है। ये उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। देव जी बताते हैं, मेरा नाम देव सिरोयवाल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव में मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी 2 साल पुरानी है। मैं मेरे कज़िन की शादी में हरियाणा गया था। वहाँ गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। मेरे घर से थोड़ी दूर पे एक शमशान घाट था जो कि मेरे घर से दिखाई देता था। घर में शादी के फंक्शंस चल रहे थे तो हम सब देरी से ही सोते थे। एक रात मेरे भाई बहन और दोस्त हम सब बैठे बातें कर रहे थे। मैं अभी उनसे बातें कर ही रहा था कि मेरी नज़र शमशान की तरफ गई तो मुझे लगा कि वहाँ कुछ है, कोई खड़ा है वहाँ। बट शादी के माहौल में बिज़ी होने की वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन के सारे फंक्शंस और हमारी बातें ख़त्म होने के बाद मैं सो गया। मैंने सपने में देखा कि मैं उसी जगह पे हूँ और कोई है वहाँ और वो वहीं बैठकर रो रहा था। वो 21 से 22 साल का लग रहा था। मैं उसको चुप कराने उसके पास गया तो उसने गुस्से में मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरी नींद खुल गई। फिर मैं डर के मारे नहीं सोया। उसके बाद से मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैंने ये बात मेरी माँ को बताई तो माँ ने मेरी दादी को ये सब बताया। मेरी दादी ने पंडित जी को बुलाया और सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया और बोले कि ये लॉकेट गले से मत उतारना। फिर जब तक मैं गांव में रहा तब तक मैंने वो लॉकेट पहन के रखा और उसके बाद मैं जब तक वहाँ रहा ऐसा कुछ फिर नहीं हुआ मेरे साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। अब इस खिलौने को यहाँ पर किसने लाकर रख दिया? शालिनी ने खींचते हुए कहा। क्यों छोटी छोटी बातों से परेशान होती हो शालिनी? ऐसे ही किसी ने रख दिया होगा, जयेश ने कहा और फिर वापस अपने एनजीओ का कोई डेटा देखने में मग्न हो गया। शालिनी ने भी जयेश की बात को सही माना और वो भी अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो गई। जयेश और शालिनी की शादी को हुए 2 साल ही बीते होंगे। जयेश एक देहाती परिवार से था पर अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर अब एक नामी एनजीओ चलाता था और
उसकी पत्नी शालिनी एक प्रसिद्ध लेखिका थी। जहाँ जयेश का एनजीओ महिला सशक्तिकरण पर बल देता था, वहीं शालिनी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के बारे में अक्सर ब्लॉग्स लिखा करती थी। साथ ही वो अपनी अधिकतर रचनाओं में महिलाओं और लड़कियों के साथ हुए अन्याय और उनके जीवन के अनेकों ऐसे दुख उजागर करती थी जिन्हें आम लोग कई बार अपनी रोज़मर्रा की जीवन शैली में अनदेखा कर देते हैं। शायद यही एक समानता थी जिसने जयेश और शालिनी को एक दूसरे के करीब ला दिया था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनके परिवार वाले ज़्यादा खुश तो नहीं थे, मगर किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं था। इस समय शालिनी माँ बनने वाली थी। जयेश और शालिनी अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। शालिनी का ध्यान रखने के लिए उसकी सास भी गांव में वहीं आकर रहने लगी थी और घर के काम संभालने के लिए उनकी सहायिका जमुना तो थी ही। अपना अपना काम खत्म करके जयेश और शालिनी दोनों ही सोने चले गए। रात के किसी पहर अचानक ही शालिनी की हड़बड़ाहट से नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से ही कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो सारे दिन अपने आने वाले बच्चे के ही सपने देखा करती थी। शायद इसीलिए उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई होगी। यही सोचकर शालिनी ने उस आवाज़ को अनदेखा कर दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगी। माँ, माँ, मुझे भी लोरी सुननी है। एक मासूम सी, कोमल सी, मगर बेहद सर्द आवाज़ शालिनी के कानों में पड़ी तो वो फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। इस पर शालिनी को पक्का विश्वास था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वाकई उसने किसी की आवाज़ सुनी थी। कौन है? शालिनी ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए सवाल पूछ लिया, मगर बदले में उसे कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। एक बार फिर उसके मन में अंतर्द्वंद शुरू हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है, क्या सपना और क्या भ्रम। मगर नहीं, ये भ्रम तो कतई नहीं था। आवाज़ तो उसने सच में सुनी थी, पर किसकी आवाज़ थी ये नहीं पता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। इस बार उसे नींद आ गई और कोई आवाज़ नहीं आई। अगले दिन जयेश एनजीओ के लिए निकल गया था। शालिनी और उसकी सास दोनों घर पर ही थी। शालिनी अपने कमरे में बैठी कुछ लिख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी गोद में बैठा हुआ है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, मगर उसे अब भी अपने ऊपर कोई वज़न महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा था। उसे कईयों कुत्तों के एक साथ भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। डर और घबराहट के कारण शालिनी भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई। क्या हुआ शालिनी बेटा, तुम ऐसे क्यों घबराई हुई हो? शालिनी को घबराहट में कमरे से बाहर आते हुए देख उसकी सास ने उससे पूछा। पता नहीं मम्मी जी, मुझे कल रात से कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा है। कभी लगता है मेरे अंदर ही कोई बच्चा रो रहा है, तो कभी लगता है
कोई बच्चा मेरे गोद में आकर बैठ गया है और उसके वजन से अचानक मेरा दम घुटने लगता है। शालिनी ने पूरी बात घबराते हुए बताई। अरे बेटा, ये सब सामान्य है। तुम हमेशा होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती हो और इसीलिए तुम्हें हर वक्त ऐसा लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे आसपास ही है। वैसे भी तुम लेखक लोग दिन में ही सपने देखने वाले होते हो और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुमने बच्चे को लेकर इतने सारे सपने देख लिए हैं कि अब तुम्हें सच्चाई और सपनों में कोई फर्क नहीं नजर आता है। ऐसी अवस्था में ऐसा होना सामान्य बात है। तुम चिंता मत करो। शालिनी की सास ने जब उसे समझाया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, मगर अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सामान्य है और सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। जी मम्मी जी, शालिनी ने सहजता से कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। उसका मन खराब हो रहा था। वैसे भी उसे अपनी सास के साथ ज़्यादा देर बैठना अच्छा नहीं लगता था। दोनों के रिश्ते में इतनी मिठास दिखती तो थी, मगर वास्तविकता में जो दिखता है हमेशा वैसा ही नहीं होता है। ऐसा ही कुछ इन दोनों का रिश्ता था। एक अनकही सी कड़वाहट थी दोनों के बीच, जिसे वहाँ मौजूद तीसरा व्यक्ति आराम से समझ सकता था। जमुना भी यही कड़वाहट महसूस कर सकती थी और समझती थी, मगर उसे क्या, वो तो हमेशा की तरह अपने काम में लगी रहती। अपने कमरे में आकर शालिनी एक बार फिर से लिखने की कोशिश करने लगी। लिखते लिखते अचानक ही न जाने कैसे उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन अनियंत्रित हो गया और अपने आप ही आड़ी तिरछी रेखाएं खींचे जा रही थी। पेन था तो शालिनी के हाथों में, मगर शालिनी का उस पर कोई बस नहीं था। वो बुद्ध की तरह बैठी पेन पकड़े हुए थी और पेन अपने आप चले जा रहा था। काफ़ी देर तक आड़ी तिरछी रेखाओं के खींचने का सिलसिला चलता रहा। लगभग 15 मिनट बाद उस पन्ने पर एक शिशु का चित्र उभर कर आया, जिसे देखकर शालिनी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शिशु कौन है और इसका चित्र अपने आप कैसे बन गया। शालिनी अभी हैरानी से उस चित्र को देख ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि घुटनों के बल चलता हुआ कोई बच्चा उसके ठीक पीछे से गुजरा और पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। शालिनी ने जब पर्दे को देखा तो पर्दा अब भी हिल रहा था, जैसे जोर की हवा चल गई हो। इस बार शालिनी थोड़ा डर गई थी, मगर अब बाहर जाकर अपनी सास को कुछ भी बताना उसे सही नहीं लग रहा था। उसे यकीन था कि ठेठ देहाती उसकी सास उसके इन भ्रमों को, उसकी इस मानसिक अवस्था को या तो पागलपन ठहरा देगी या फिर किसी ऊपरी हवा का वहाँ मौजूद होना बता देगी, जो कि उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अरे हाँ, एक और तीसरा ऑप्शन था उसकी सास के पास। वो किसी भी ओझा को बुला लेती और उसके बाद फिर शालिनी को एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का पैकेज मिलता। इस सब से बचने के लिए ही शालिनी ने बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप अपने कमरे में रहना ही बेहतर समझा। शालिनी की किस्मत अच्छी थी, इसके बाद कोई भी घटना नहीं हुई। वो आराम से अपना लिखने का काम करती रही और उसकी सास बाहर बैठकर भजन कर रही थी। शालिनी को समझ ही नहीं आया उसकी सास के भजन के करने से
उसके पीछे का कारण क्या है। वक्त बेवक्त भजन करना और समय आने पर उन भजनों में निहित उपदेश को न अपनाना खींच उठती थी शालिनी। रात का कोई पहर था। शालिनी और जयेश आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। पास ही के कमरे में शालिनी की सास भी सो रही थी। पापा, मुझे वो गुलाबी बालों वाले गुड़िया ही चाहिए। एक मासूम सी सर्द आवाज जयेश को अपने कानों के ठीक पास सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर जयेश के अंदर एक शीत लहर सी दौड़ गई। जयेश को कुछ समझ नहीं आया कि यह आवाज किसकी है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा, मगर तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कंधों पर बैठा हुआ है। हालांकि वो बहुत भारी नहीं था, मगर कोई वजन जरूर था जिसे वो आराम से महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। कमरे में हल्की हल्की खिलखिलाहट की आवाज़ें आने लगी। जयेश को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और क्यों, मगर वो डर नहीं रहा था। वो हैरान था, ऐसे हालातों में भी उसे डर क्यों नहीं लगा। उसे यकीन था कि यहाँ कुछ अमानवीय शक्ति ज़रूर है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पे रखा हुआ वो वज़न हट गया हो। किसी बहुत ही नाजुक से स्पर्श ने उसके गालों को छुआ और फिर वो स्पर्श हवा में कहीं गुम हो गया। जयेश को ये तो यकीन था कि वो कोई अमान्य शक्ति ही थी जो अभी कुछ समय पहले तक उसके साथ ही थी और अब अचानक उसे छूकर कहीं गायब हो गई। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, और ये जानने के बावजूद कि वो कोई अमानवीय शक्ति है, शायद कोई आत्मा है, तब भी वो डरा क्यों नहीं। हैरान था वो। उसने अपने साथ में सोई हुई शालिनी को देखा और फिर उसके गर्भ की ओर देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। उसकी माँ देहाती थी। उसने भी बचपन से ऐसी ही कहानियाँ सुन रखी थी कि जब कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसके आसपास कई आत्माएं मंडराने लगती हैं। जयेश को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई आत्मा है जो शालिनी के प्रेग्नेंट होने के कारण उसके आसपास मंडराने लगी है। मगर उसे नहीं पता था कि जिस दिन उसे उस आत्मा का राज पता चलेगा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली थी। जयेश अभी अपनी सोच में ही था कि तभी उसे नीचे काम करती हुई जमुना के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जमुना की आवाज़ सुनकर ना सिर्फ जयेश बल्कि उसकी माँ और उसकी पत्नी शालिनी दोनों ही जाग चुके थे। शालिनी ने हैरानी के भाव के साथ जयेश को देखा, जैसे उससे पूछना चाह रही हो कि क्या हुआ। मगर जब जयेश के चेहरे पे भी असमंजस के भाव देखे तो शालिनी तुरंत उठकर बैठ गई और बाहर की तरफ जाने लगी। जयेश भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ जाने लगा। तब तक जयेश की माँ भी हॉल में आ चुकी थी। सामने का नज़ारा देखकर तीनों की आंखें डर और हैरानी के मिले जुले भाव से फटी की फटी रह गई। जमुना घोड़ा बनकर इधर से उधर घूम रही थी और किसी बच्चे की खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। हर एक खिलखिलाहट सुनकर जमुना चीख पड़ती, मगर तभी शायद कोई उसके बाल खींचता और वो वापस घोड़े की तरह इधर उधर चलने लगती। डर के मारे
शालिनी और जयेश की माँ का गला सूख गया। जयेश तो पहले से ही जानता था कि यहाँ कोई आत्मा है, मगर उसे कोई डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे कोई असुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी। मगर अब जमुना की हालत देखकर अपने आने वाले बच्चे को लेकर वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगा था। तीनों ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह ये रात कट जाए और अगली सुबह वे सभी किसी मंदिर में जाकर शरण ले। पर शायद वे नहीं जानते थे कि ये रात इतनी आसानी से नहीं कटने वाली थी। जमुना काफ़ी देर तक इधर से उधर घोड़े की तरह घूमती रही और बच्चे की खिलखिलाहटें सुनाई देती रहीं और अचानक ही सटाक आवाज़ के साथ जमुना अपने गाल पर हाथ रखे एक तरफ जा गिरी। निसंदेह उस बच्चे की आत्मा ने ही जमुना को थप्पड़ मार दिया था और अगले ही क्षण कईयों कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई और जमुना के शरीर की जगह अब वहाँ केवल हड्डियों का ढांचा ही पड़ा हुआ था। जमुना का यह हाल देखकर तीनों की रूह कांप गई। उन लोगों को अब अपने बचने का कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे, मगर ना जाने क्यों जयेश बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जमुना की हालत देखकर उसके अंदर दुख तो उठा, मगर डर की कोई लकीर तक उसके चेहरे पे नहीं थी। कौन हो तुम और क्यों हम सबको इस तरह से परेशान कर रहे हो? जयेश ने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा। इन सब में शायद वही था जिसे वो आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर जवाब की जगह जयेश को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। बेटा, मुझे बचा ले। जयेश की माँ ने डरते हुए कहा। इतने में न जाने कहाँ से अनेकों कुत्तों के भौंकने की आवाज़ में आने लगी। जयेश, शालिनी और उसकी माँ तीनों अपने कानों पर हाथ रखकर खड़े हुए थे। इतना सारा शोर सुनना उनके बस में नहीं था, मगर तभी जयेश की माँ और ज़्यादा दर्द से चीखने लगी। उनके शरीर से जगह जगह से मांस हटने लगा, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें खाना शुरू कर दिया था। जयेश उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, पर इससे पहले कि जयेश अपनी माँ की मदद के लिए आगे बढ़ पाता, वो अपनी जगह पर ही जड़ हो चुका था। वो अपने हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। प्लीज़ मेरे परिवार को छोड़ दो। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से मेरे परिवार को तंग कर रहे हो? जयेश ने लगभग याचना भरे स्वर में उस बच्चे से कहा, पर इस बार भी बच्चे की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जयेश को शालिनी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। शालिनी ज़मीन पर गिर पड़ी थी और दर्द से छटपटा रही थी। प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ मत करना। जयेश ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस बार जयेश की हैरानी का ठिकाना नहीं था। हवा में से एक शिशु की आकृति उभर कर आई। धीरे धीरे वो आकृति और स्पष्ट होने लगी। सिर्फ हवा से बनी धुंधली आकृति की जगह अब नन्ही नन्ही हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। फिर धीरे धीरे हड्डियों के उस ढांचे पे ढेर सारी नसें नजर आने लगी, जिनमें खून दौड़ रहा था। एक नन्हा सा दिल नजर आया जो धड़क रहा था। धीरे धीरे उन नसों के ऊपर खाल भी आ गई थी और फिर वो अपने पूर्ण रूप में था। एक सुंदर सी भूरी आंखों और घुंघराले बालों वाला गोल मटोल गोरा शिशु। वो लड़की थी। इस बार उस शिशु को देखकर शालिनी और उसकी सास दोनों ही चीख पड़ी। इस बार उन दोनों की चीखें दर्द से कहीं ज़्यादा डर की चीखें थी।
जयेश अब भी अपनी नज़र वहाँ से नहीं हिला पा रहा था। मैं कौन हूँ? उस शिशु ने अपनी मासूम मगर बेहद डरावनी आवाज़ में शालिनी और उसकी सास की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, जयेश ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। अपनी माँ और पत्नी से पूछो ना पापा, उस शिशु ने कहा। तो जयेश सन्न रह गया। उसे लग रहा था जैसे अब वो एक और क्षण भी खड़ा नहीं रह पाएगा। और वाकई वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जयेश की माँ लगातार चीखे जा रही थी। उनके शरीर को अभी भी जगह जगह से अदृश्य जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे थे और पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। शालिनी भी अब बहुत दर्द में छटपटा रही थी। उसके आसपास ढेर सारा खून जमा होता जा रहा था। पर जयेश को अचानक उन दोनों का दर्द दिखाने देना बंद हो गया था। उसकी नज़रें तो सिर्फ सामने ज़मीन पर बैठे उस शिशु पर ही थी। देखते ही देखते वो मासूम सा दिखने वाला गोरा चिट्टा गोल मटोल शिशु हंसता खिलखिलाता रूप छोड़कर बुरी तरह से रोने लगा। वो शिशु अब ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर को कई सारे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जयेश स्पष्ट देख पा रहा था वो बच्ची बुरी तरह दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कुत्ते उसके शरीर को नोच नोच कर खाए जा रहे थे। पर कोई नहीं था जो उसे बचा पाता। जयेश भागकर उसे बचाने के लिए उठा। जयेश अब थोड़ा संयत हुआ। वो उठा और उसने तुरंत उन कुत्तों को भगाया, मगर तब तक वो शिशु मर चुका था। जैसे ही जयेश ने उस शिशु को हाथ लगाया, उसने अपनी आंखें अचानक से खोल दी। एक पल के लिए जयेश डर गया, मगर अगले ही पल उसने उसे गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसके शरीर से रिश्ता खून और जगह जगह कटी फटी आते नसों के लटकते गुच्छे से भी जयेश को घिन नहीं आ रही थी। ये कैसे हुआ? जयेश ने गुस्से से अपनी माँ और पत्नी की तरफ देखकर पूछा। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसकी माँ के कुत्तों द्वारा नोचे गए घाव से भरे हुए शरीर से या खून में लथपथ पड़ी शालिनी के दर्द से। हमें माफ़ कर दे, जयेश की माँ ने जयेश के हाथों में मौजूद उस मांस के लोथड़े से कहा। हाँ, मांस का लोथड़ा ही तो रह गया था वो खूबसूरत सा शिशु कुत्तों के खा लेने के बाद। पापा को सच बताओ, उसने धीरे से मगर सर्द लहजे में कहा, जिसे सुनकर सभी के भीतर एक ठंड की लहर दौड़ पड़ी। मैं बताती हूँ, जयेश की माँ ने कहा और वो बताने लगी। जयेश बेटा, तू जब उदयपुर गया था तो उस समय शालिनी को प्रसव पीड़ा होने लगी थी और उस समय शालिनी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। लड़की के जन्म को हमारे कुल में पाप माना गया है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी औलाद के रूप में पहला बच्चा एक लड़की हो, और इसीलिए मैंने इस लड़की को जमुना के साथ मिलकर पीछे वाली नदी के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर जयेश कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अपनी माँ के इस रूप से वो इतने सालों तक अनजान था। उसे तो पता भी नहीं था कि क्यों उसकी कोई बहन नहीं थी। आज उसे सब समझ में आ रहा था कि क्यों बाकियों के हाथ पर राखी देखकर वो अकेला ही रोता रह जाता था। आज उसे समझ आ रहा था उसकी पहली बेटी के मरे हुए पैदा होने के
पीछे का कारण। उसकी बेटी तो मरी हुई कभी पैदा ही नहीं हुई थी, बल्कि उसे तो जीते जी मार दिया गया था, वो भी इतने निर्मम तरीके से, कुत्तों से खिलवाकर। छी, उसे शर्म आ रही थी अपनी माँ को माँ कहने में। वो शालिनी की तरफ बढ़ा। तुम्हें किस बात की सज़ा मिल रही है? उसने हिकारत भरी नज़रों से शालिनी को देखते हुए पूछा और फिर एक प्यार भरी नज़र अपनी बेटी पर डाली, जो अब भी सिर्फ एक मांस का लोथड़ा लग रही थी। मैंने लड़की को जन्म दिया था। अगर मैं अपनी बेटी को मार देने की इजाज़त नहीं देती तो ये लोग मिलकर तुम्हारी शादी किसी और से करवा देते, सिर्फ इसलिए कि मेरी पहली औलाद एक बेटी थी। ये लोग मुझे भी मार डालते। मैं मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए इन लोगों को अपनी बच्ची दे दी, शालिनी ने बमुश्किल बताया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। लगातार खून बहने से उसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पापा, मुझे कुत्तों ने खा लिया था। उस शिशु ने बस इतना ही कहा और टुकुर टुकुर जयेश को देखने लगा। जयेश भी रोता हुआ उसे दुलार रहा था। साथ ही उसने देखा अब उसकी माँ के शरीर पर मांस के नाम पर सिर्फ कुछ ही टुकड़े शेष थे और शालिनी के शरीर से भी लगातार खून बहे जा रहा था। जयेश ने उस शिशु को अपनी गोद से उतारकर सामने बिठा दिया और उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए। उस शिशु का स्वरूप एक बार फिर बदला। अब वो बच्ची वापस वही सुंदर सा गोल मटोल गोरा शिशु लग रही थी। वो हवा में चली और जयेश के हाथ पकड़कर चूम लिए, फिर उजाले की एक बिंदु में कहीं खो गई। वो जा चुकी थी अपने कातिलों को माफ़ करके। 1 महीने बाद जयेश अपनी 1 महीने की बेटी को गोद में लेकर झूला झुला रहा था। उसकी माँ अब एक लकवे की मरीज थी और उसकी पत्नी उसके लिए अब वो उसकी बच्ची की माँ से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उसके लिए तो उसकी छोटी सी गुड़िया ही अब उसकी दुनिया थी। मेरी लावण्या कहकर जयेश ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, आज भी इस देश के कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या के किस्से सुनने में आते हैं। इस कहानी के ज़रिए मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे बेटी हो या बेटा, वो आपकी औलाद है, आपका हिस्सा है। आपको उससे बराबर ही प्यार होना चाहिए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता फैलाएं, जिससे कि ये जो किस्सा है ये यहीं पर रुक जाए, जिससे लोग जागरूक हों और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति, कुप्रथा या इसे एक हम महामारी भी कह सकते हैं, इस दुनिया से, इस देश से, हर एक गांव, हर एक कस्बे से दूर हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी एक हॉन्टेड हाईवे के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं कहानी। वाह मम्मा, फाइनली हम सब कहीं तो घूमने जा रहे हैं, वरना इतने सालों से हम कभी कहीं घूमने ही नहीं गए। 8 साल की अमायरा ने अपनी माँ आंचल से कहा। बेटा, पर जाओ, अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह निकलना भी तो है ना। आंचल ने मुस्कुराकर अमायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो वो अपने कमरे में सोने चली गई। कितनी खुश है ना अम्मू, आंचल ने
अपने पति रक्षित को देखकर कहा, और अमू की मम्मी खुश नहीं है क्या? रक्षित मुस्कुरा दिया। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी ही निकलेंगे। आंचल ने सोफे से उठकर कमरे में जाते हुए कहा। अगली सुबह रक्षित ड्राइव कर रहा था। आंचल उसके बगल वाली सीट पर अमायरा को गोद में लिए हुए बैठी थी और अमायरा, वो तो खुशी से उछल रही थी। हम बीकानेर घूमेंगे, हम बीकानेर घूमेंगे, हम बीकानेर घूमेंगे, yippee yippee। अमायरा की खुशी को देखकर उसके माता पिता के चेहरे पे भी चमक रहे थे। अभी उन लोगों को ड्राइव करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी सामने हाईवे की सड़क पर नज़र पड़ते ही रक्षित का चेहरा उतर गया। आगे की सड़क टूटी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी कि वहाँ से आगे जाना अब संभव नहीं था। कुछ मजदूर वहाँ सड़क ठीक करने का काम कर रहे थे। लगता है हम आगे नहीं जा पाएंगे, रक्षित ने थोड़ा निराश होकर कहा। नहीं पापा, आगे चलना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, अमायरा ने जिद करते हुए कहा। पर बेटा, अब देखो ना, आगे का रास्ता बंद है, हम आगे कैसे जाएंगे? आंचल ने अमायरा से सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। मम्मा, और इतना कहकर अमायरा रोने लगी। रक्षित वापस जाने के लिए गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि इससे पहले उसे अपनी कार के शीशे पर कोई ठक ठक सुनाई दी। देखा तो लगभग उसकी ही उम्र का एक आदमी बाहर खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, बच्ची इतना रो क्यों रही है? उसने अमायरा की ओर देखकर पूछा। देखिए ना भाई साहब, सामने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और हमारी शहजादी को बीकानेर घूमना है किसी भी हाल में, मगर अब वापस लौटने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? रक्षित ने कहा। अच्छा, ये परेशानी है? तब तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं, उसने कहा। तो रक्षित आश्चर्य से उसे देखने लगा। अरे, मेरा मतलब है भाई साहब, ये जो छोटा सा रास्ता आपको बाईं ओर दिख रहा है, ये रास्ता भी बीकानेर को ही जाता है। बात ऐसी है कि ये रास्ता थोड़ा कच्चा है और हाईवे की तुलना में लंबा भी है, मगर बीकानेर पहुंचा देता है, उसने कहा। इतना सुनकर एक बार फिर अमायरा खुशी से उछल पड़ी। रास्ता बताने के लिए आपका धन्यवाद भाई साहब, रक्षित ने कहा। इस वक्त आंचल और अमायरा के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। आपसे एक निवेदन है भाई साहब, यदि संभव हो तो मुझे भी लिफ्ट दे दीजिए। मेरा नाम राजेश है। दरअसल मैं इसी रास्ते में पड़ने वाले गांव में रहता हूँ और यहाँ शहर में काम करता हूँ। आज मेरी बाइक ख़राब हो गई और मुझे अर्जेंट ही घर जाना है, उसने कहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप साथ चलिए, आपने हमारी इतनी मदद की है। कहते हुए रक्षित ने गाड़ी की पीछे वाली सीट की ओर इशारा किया। राजेश पीछे वाली सीट पर बैठ गया और इसके बाद रक्षित ने अपनी गाड़ी उस रास्ते की ओर बढ़ा दी जिसके बारे में अभी राजेश ने बताया था। वो एक कच्ची रेतीली सी सड़क थी जिस पर कहीं कहीं कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। सड़क के दोनों ओर जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, मगर उन झाड़ियों पर लगे हुए छोटे छोटे चटक लाल रंग के बेर के फल एकदम ताज़ा थे। पापा, वो क्या है? अमायरा का इशारा उन्हीं बेरों की ओर था। बेर है बेटा,
आंचल ने अमायरा से कहा। मुझे खाने हैं मम्मा। अमायरा ने कहा। नहीं बेटा, ऐसे रास्ते से बेर नहीं खाते। आंचल ने सख्ती से कहा। क्या आंचल, तुम भी इतनी पुरानी रूढ़ियों को मानती हो? रक्षित ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा। रक्षित, ये कोई रूढ़िवादी बात नहीं बल्कि सच है। मैंने खुद देखा है, कभी भी सुनसान रास्ते से कोई फल नहीं खाने चाहिए। बुरी आत्माओं का बिछाया हुआ एक जाल होता है। आंचल ने कहा। क्या बच्ची के सामने ऐसी बातें कर रही हो यार? रक्षित ने इस बार थोड़ा खींचते हुए कहा। नहीं भाई साहब, भाभी जी सही कह रही हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें हम लोग मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर आगे चलकर यही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मगर आप चिंता ना करें भाभी जी, यहाँ तो लोगों का आना जाना है, यहाँ से कोई खतरा नहीं। राजेश ने कहा। पापा, मुझे बेर खाने हैं, प्लीज़ पापा। अमायरा ने फिर से जिद की। जाओ ना आंचल, ले आओ बेर, फिर आगे चले, वरना ये सारे रास्ते ऐसे ही जिद करेगी। रक्षित ने कहा। आंचल कुछ असमंजस की स्थिति में कार से उतरी और बेर तोड़ने लगी। उसने ढेर सारे बेर तोड़ लिए थे। अंतिम बेर तोड़ते वक्त ही उसके हाथ में झाड़ियों का एक कांटा चुभ गया और उसके हाथ से निकलता खून झाड़ी को भिगोने लगा। आंचल ने तुरंत बेर उठाए और कार में जाकर बैठ गई और अपना हाथ साफ किया। रक्षित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, मगर पीछे लगी जिस झाड़ी पर आंचल का खून टपका था, उस झाड़ी पर किसी की नज़र नहीं गई, जो गाड़ी के आगे बढ़ते ही धीरे धीरे हरी होने लगी और उस पर लगे जो थोड़े से बेर आंचल ने छोड़ दिए थे, वे सब बिल्कुल काले पड़ चुके थे। मौसम पूरी तरह से खराब हो चुका था। चिलचिलाती धूप में कहीं कहीं अंधेरे के काले धब्बे से नजर आने लगे थे। साएं साएं की आवाज़ उत्पन्न करती तेज़ लपटें उन्हें ऐसी गाड़ी में भी अपने बदन पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। कुछ वक्त बाद सब शांत पड़ गया। वे सभी बेर खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दिन के लगभग 12 बज चुके थे। अमायरा अब एक नींद लेने के मूड में थी। वो आंचल की गोद में ही सो गई। वैसे भाई साहब, मुझे लगा था कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो भूत वगैरह पर यकीन नहीं करते होंगे। राजेश ने बातचीत करने के उद्देश्य से वाकई एक ऐसा विषय चुना था जिस पर घंटों बहस हो सकती थी। नहीं भैया, पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं कि जिसका जवाब विज्ञान न दे सके वो दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है और जहाँ बुराई है वहीं अच्छाई है। आंचल ने कहा। भाई, मैं तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। रक्षित ने अपने विचार रखते हुए कहा। जिंदगी सब सिखा देती है भाई साहब। कभी हम भी विश्वास नहीं करते थे, मगर अब देखिए मुझे पूरा यकीन है। राजेश ने कहा तो रक्षित हंसने लगा। अरे भाई साहब, हंसिए मत। पता है, लोग तो इस सड़क की भी एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी सड़क निर्माण का काम चल रहा था। पहले ये एक हाईवे ही था, मगर यहाँ होते एक्सीडेंट और मौतों की वजह से सरकार ने इस हाईवे को बंद कर दिया, नया हाईवे बनवाया था। इस हाईवे के निर्माण के दौरान जो ठेकेदार था वो खुद पैसे खा लेता था और ख़राब और सस्ते सामान लेकर आता था। तब एक बार मज़दूरों के एक दल ने उसे ये घपला करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने उससे बात की कि वो इस घटिया से घटिया सामान का काम में लेने की जगह अच्छा सामान काम में ले। सरकार ने पैसा सड़क निर्माण के लिए दिया है, न कि उसकी अपनी जेबें भरने के लिए। मगर उन मज़दूरों के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। तब उन्होंने उसकी शिकायत करने का फ़ैसला किया।
मगर इससे पहले कि वे मजदूर उसकी शिकायत लेकर जा पाते, उसने एक एक कर उन सबको मरवा दिया और रात के अंधेरे में यहीं पर उन सबके शवों को दफना दिया। और अगली सुबह से इस जगह पर सड़क निर्माण का कार्य फिर शुरू हो गया था। उसने उन्हीं लोगों की लाशों के ऊपर ये सड़क बनवा दी। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि उन मजदूरों के साथ क्या हुआ था। अब क्योंकि उन मजदूर लोगों की असमय मृत्यु हुई थी, तो अब वे सभी यहीं भटकते रहते हैं और यहाँ आने जाने वाले हर एक राहगीर को मार देते हैं। और तो और जो लोग यहाँ मारे जाते हैं वे भी रूहें बनकर यहीं भटकते रह जाते हैं। यहाँ मरने वालों में कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो सड़क पर जाकर लोगों को यहाँ आने से रोक देती हैं। तब काफ़ी समय तक उन आत्माओं को शिकार नहीं मिलता, तो वे मुख्य हाईवे की सड़क पर जाकर कोई छलावा उत्पन्न करते हैं और अपना शिकार खुद ही ढूंढ लेते हैं। राजेश ने कहा और ये कहते वक्त उसका चेहरा एकदम सपाट पड़ गया था। आप इतना सब कैसे जानते हैं भैया? आंचल ने कुछ विचलित होकर पूछा। अब क्या बताएं भाभी जी, हम भी उन्हीं मजदूरों में से एक हैं ना, राजेश ने एक झटके में कह दिया। ये सुनकर जब रक्षित और आंचल ने एक साथ पीछे देखा तो उनके दिल जैसे उनके हलक में आकर अटक गए हों। डर और आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी कर मानो बस बाहर ही निकलने वाली थी। पीछे की सीट पर बैठे राजेश का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। जगह जगह से मांस गायब था और सफ़ेद हड्डी नज़र आ रही थी। जब रक्षित ने कार से बाहर निकलने के उद्देश्य से कार का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था। जब आंचल और रक्षित की निगाह सड़क पर पड़ी तो देखा कि सड़क के दोनों ओर लगी सूखी झाड़ियाँ अब एकदम काली पड़ चुकी थी। गर्म रेत का एक बवंडर उठकर उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया था, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। चिलचिलाती धूप में चारों तरफ से दर्द भरी चीखें उठने लगी, जिन्हें सुनकर आंचल और रक्षित के कानों के पर्दे बस फटने की कगार पे थे। उन चीखों को सुनकर अमायरा भी अब जाग गई थी, मगर कार की पिछली सीट पर बैठे राजेश का चेहरा देखने के बाद वो वापस बेहोश हो गई थी। इधर राजेश उनकी कार में ही बैठा हुआ बार बार जोर जोर से हंस रहा था और बस एक ही बात कह रहा था, अब तो भूतों पर यकीन हो गया ना भाई साहब। इतना कहने के बाद उसने उन तीनों को बेरहमी से मार डाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी कहानी की ओर। ये खंडहर अपने में बहुत से राज छिपाए हुए हैं। जो रात के वक्त इनमें गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं इन खंडहरों में जिन्नों का बसेरा है। अरमान ने लोगों से सुनी बातों के आधार पर कबीर को बताया। पागल है क्या, जिन विन नहीं होते। कबीर ने सर हिलाकर कहा, नहीं यार, होते हैं, मेरी दादी भी बताती है। पता है, खुदा ने उन्हें आग से बनाया है, इंसानों को मिट्टी से। अरमान ने जोर देकर कहा, कुछ भी यार, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। कबीर ने इनकार किया, ना मान, तेरे मानने से हकीकत तो बदल नहीं जाएगी। अभी पाला नहीं पड़ा ना तेरा, जिस दिन पड़ेगा तब पता चल जाएगा। अरमान ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम आज ही इस खंडहर में जाएंगे और देखना वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तेरे सर से भी ये जिन्नों का भूत उतरेगा।
कबीर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पागल है क्या? तुझे जाना है तो जा। अरमान ने हैरत से कबीर को देखते हुए कहा, लेकिन कबीर कहाँ मानने वाला था। वो ज़बरदस्ती अरमान को मनाकर उस खंडहर की ओर चल दिया। अरमान उसे बार बार मना कर रहा था, मगर कबीर ने दोस्ती की कसम जो दी थी। खैर, खेतों को पार करके वे खंडहर के करीब पहुंच गए। शाम का वक्त था। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी को अपनी आगोश में लेता जा रहा था। ये दोनों रोज शाम को खेती की ओर टहलने आते थे। आज भी आए थे। तभी इनमें खेतों के पास ऊंचे टीले पर मौजूद बहुत पुराने खंडहर को लेकर बहस छिड़ गई। खंडहर कब बना था, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। खंडहर क्या, बस टूटी फूटी दीवारें थी और उन दीवारों के बारे में फैली अफवाहें थी। खैर, वो दोनों अब खंडहर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। अरमान ने एक बार और कबीर को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाला था। कबीर उसे लेकर अंदर पहुंच गया। वहाँ सिर्फ दीवारें थी, कहीं कहीं पुरानी ईंटों के ढेर थे। अंदर जाके लग रहा था कि कभी ये आलीशान मकान या हवेली रही होगी। बीच बीच में पिलर खड़े हुए थे जिन पर नक्काशी हो रखी थी। हालांकि वक्त ने उन नक्काशियों की भी तोड़ फोड़ कर रखा था। खैर, वो चलते रहे। अरमान का दिल जोर से धड़क रहा था और उस घड़ी को पछता रहा था जब कबीर को खंडहर के बारे में बताया था। ना वो बताता और ना ही वो यहाँ होते। उन खंडहरों में अभी तक उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जैसे उन्होंने अफवाहें सुनी थी। यहाँ सिर्फ टूटी फूटी दीवारों के गलियारे, पिलर, झाड़ियाँ और ईंटों के ढेर थे। देखा, यहाँ कुछ नहीं है, कबीर ने अरमान से कहा। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है कि सब अफवाहें ही थी। अरमान ने भी सहमति जताई। खैर, कुछ देर वो दोनों वहीं घूमते रहे। कबीर को पुराने खंडहरों को देखने का बहुत शौक था। शाम अब रात में बदल गई थी। चारों ओर अब अंधेरे का राज था। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई हमें यहाँ। देखो, अंधेरा हो गया है, अरमान ने कबीर से कहा। हाँ, चलते हैं, कबीर ने कहा। फिर वो खंडहर से वापस चलने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें अपने से कुछ दूर आग जलती दिखाई दी। आग में से शोले ऊपर की ओर उठ रहे थे। उन दोनों को हैरानी हुई क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वहाँ कुछ नहीं था। अरमान ने डर कर कबीर की ओर देखा। वो खुद हैरान था। उसने अरमान को खामोश रहने का इशारा किया और चुपचाप चलने को कहा। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद देखा वो आग फिर उनके पास ही जल रही है। साथ में भेड़ियों के रोने की आवाज़ें भी फिजाओं में गूंजने लगी। माहौल एकदम से डरावना होने लगा। अरमान की तो जैसे डर के मारे जान ही निकली जा रही थी। कबीर की भी सारी बहादुरी भाग गई थी। खैर, थोड़ी हिम्मत कर कबीर ने धीरे से कहा कि जितनी भी आयतें आती हैं पढ़ते रहो और चलते रहो। अब उनके कदम तेज़ी से चलने लगे। उन्होंने दीवारों का एक गलियारा पार किया तो देखा वो आग फिर उनके पास उतनी ही दूरी पर जल रही है। भेड़ियों का रुदन और भी भयानक हो गया है। अब क्या होगा, दोनों के मन में ये सवाल गूंज रहा था। वो आग उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन लगता था रास्ते लंबे हो गए थे। वो थोड़ी दूर चलते और देखते
वो आग भी उनके साथ साथ चलती जा रही है। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें उनके दिमाग से टकरा रही थी। जितना भी आगे जाते वो आग उन्हें अपने से आगे मिलती। वो भाग रहे थे, पसीने में तरबतर हो रहे थे, मगर खंडहर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लगता था जितना आगे जा रहे हैं कोई उतना ही उन्हें पीछे ढकेल रहा है। अब डर से एक झुरझुरी उनके दिमाग को सुन्न करती जा रही थी। वो भागते भागते एक पत्थर से टकराए और लड़खड़ा कर गिर गए। तभी उन्हें एक अजीब सा साया अपनी ओर आता दिखाई दिया। वो बुरी तरह डर गए। आज तो गए काम से, कबीर ने मन ही मन सोचा। वो साया उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। उठो! एक कड़क आवाज़ उनके चारों ओर गूंजी, लेकिन उनमें उठने की कुछ भी ताकत नहीं थी। बस एक डर था जिसने उनके बदन को सुन्न कर रखा था। उठो जल्दी, यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? जानते नहीं ये जिन्नों का घर है, आदमजात। जिन्नों का घर, ये शब्द सुनकर कबीर को हैरानी हुई। यानी जिन होते हैं? उसने मन ही मन सोचा। अब तो गए काम से कबीर के होश उड़ रहे थे और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। खैर, थोड़ी हिम्मत करके कबीर उठा और अरमान को भी उठाया। थोड़ी और हिम्मत करके उसने उस साये की ओर देखा तो वो अजीब से कपड़े पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा लबादे में छिपा हुआ था। बस दो शोलों के जैसी लाल आंखें से रोशनी आ रही थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। चलो उठो, ये जिन्नों की दुनिया है, मिट्टी के इंसानों, ये आग वालों की दुनिया है। तुम खुशनसीब हो जो मुझे दिखाई दिए, वरना अब तक जल के मर चुके होते। इतना कहकर वो साया थोड़ी देर ठहरा, फिर आगे बोला। जिन्नों में भी अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे कम ही होते हैं, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं बुरा जिन नहीं हूँ। अब देर मत करो और जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि किसी और जिन की तुम पर नज़र पड़े। इतना सुन के वो दोनों डरते हुए आगे बढ़े और खंडहर से बाहर आए। बाहर आके तेज़ी से घर की ओर बढ़े। खंडहर उनके अब बहुत पीछे रह गया था। खेतों को पार करके गांव में पहुंचकर ही उन्होंने सुकून की सांस ली। आज तो मरवा ही दिया था तुमने। वो तो खुदा का शुक्र है, उसने वो आग का देवता भेज दिया था हमें बचाने, वरना पूरी उम्र घरवाले भी ना ढूंढ पाते हमें। अरमान बोला। हाँ यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये सब हमारे साथ हुआ है, कबीर ने कहा। और फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल दिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस या डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमारे इलाके में भी बहुत बारिश है। पर अब उसकी वजह से मैं बिना वीडियो रिकॉर्ड किए तो नहीं रह सकती थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो तो रिकॉर्ड करना ही है। तो इसीलिए मैंने इसको इग्नोर करके वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।